स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एनटीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बताइए कि हम फॉर्म को फिलअप कैसे करें। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हमें भरना क्या क्या है। उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गई थी वो कोड भरने में गई थी कि फादर का कोड, मदर का कोड, ऑक्यूपेशन का कोड, एजुकेशन का कोड और जो और कैटेगरीज हैं और जो कोड वगैरह जो स्टेट के भरने हैं वो किस तरीके से भरने हैं, और नेम वगैरह लिखने की प्रक्रिया क्या होगी, और इसमें सही टिक का मार्क करना है या क्रॉस मार्क करना है। सब बाकी सभी में क्रॉस करना है या जो सही है उसमें क्रॉस करना है, या किस तरीके से हम किसी ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एरिया टू विच कैंडिडेट रिसाइड, कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और इसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। कई सारे स्टेट हैं जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, बट सभी में एक बात कॉमन है कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा भी तो डाटा भी कलेक्ट होके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा ही। यानी एक बात श्योर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास डाटा जाएगा और सभी को इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। ठीक है, तो कुछ ही स्टेट हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरवा के ही उसका प्रिंट निकलवा के सबमिट करवाएंगे, बट करना सभी जगह है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो जो मेन फॉर्म है जो भरना है उसको मैं बताता हूँ कि इसको भरना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो आपको दिया गया है स्कूल डाइस कोड। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ देनी है अपनी, और एक बात और ध्यान में रखिएगा जब आप फोटोग्राफ स्कूल जाएँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेने के लिए, तो यहाँ पर उसको फ़ोटो को अटेस्ट जरूर करवा लें जिस भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी गैजेट ऑफिसर से। मेरे से कई बच्चों ने भी पूछा कि सर अगर मेरी स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है तो हम क्या करेंगे, फिर हमको 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप किसी भी गैजेट ऑफिसर, जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई बड़े पुलिस अधिकारी है, तो आप उनसे जाके इन पर सील साइन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको थोड़ा बहुत प्रूफ दिखाना होगा और आपको उसमें बिलीव करना होगा उनको, कि उनको बिलीव होना चाहिए कि ये भी जो भी डाटा है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल डाइस कोड आप यहाँ पे भरेंगे। स्कूल डाइस कोड आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको आप अपने स्कूल से ही पता चलेगा। आप अपने स्कूल को कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं और वो बेझिझक आपको अपना जो भी स्कूल डाइस है वो बता देंगे और आप इसमें उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सिग्नेचर करवाने जाएंगे तो उस टाइम पे स्कूल डाइस कोड भी पूछ लीजिएगा। हर स्कूल का अलग अलग होगा और ध्यान रखिएगा कि ये डाइस कोड आपको भरना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख नहीं रहा हूँ और इसलिए आपको इस बात का ध्यान में रखना है। और जो आप पेन सेलेक्ट करेंगे, पेन आपको बहुत पतला चलना चाहिए, बहुत मोटा नहीं चलना चाहिए। और इस फॉर्म का जो प्रिंट है, अगर आप निकलवाते हैं किसी प्रिंटर से तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि लीगल पेज पे निकलवाएं। A4 पेज पे निकालेंगे तो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे और बहुत प्रॉब्लम जाएगी भरने में। लीगल पेज पे आप निकालेंगे तो अच्छे से भरते बनेगा। लीगल पेज का जो साइज होता है, लंबाई जो होती है वो थोड़ा सा बड़ा होता है आपके A4 साइज के पेपर के हिसाब से। यहाँ पे स्टेट कोड की अगर बात करें सबसे पहले, तो जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट कोड होता है वो होता है आपका 38। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन है वो इस ब्लॉक से बाहर ना जाए। मेरी लाइन थोड़ा बाहर चली गई, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है। ईयर, सेंटर कोड और सीरियल नंबर। ईयर में भी आप कंफ्यूज होंगे, 20 डालना है या 21 डालना है। एक्चुअली ये जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो है तो 21 का, बट आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। इतना सा काम तो सेंटर वाले भी कर लेंगे, जिनको जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो भी इतना कर लेगा। सेंटर कोड बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने सेंटर कोड बताया है, बहुत सारे स्टेट ने नहीं बताया है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपको सेंटर कोड पता है। बहुत कम स्टेट हैं, जैसे झारखंड है उसने सेंटर कोड बताया है, सेंटर भी बताया, बट बाकी जगहों ने सेंटर कोड नहीं बताया, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और सीरियल नंबर भी ऑफिस के द्वारा ही भरा जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक पर्टिकुलरली आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर हम आते हैं क्लास में। तो क्लास में आपको 10th लिखना है, तो 10th लिखने का तरीका आपको पता है। 10th लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे 10th, क्योंकि इसने भी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो क्लास 10th लिखा हुआ है, तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे 10th लगाएंगे। आपको यहाँ पे गोला नहीं बना। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, अगर 1-1 है तो 01 लिखेंगे, 01। अगर जनवरी में है तो 01 और ईयर है 2002। इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेट ऑफ बर्थ आप वही देंगे जो आपने
रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट ऑफ बर्थ दी है। तो अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप मिलेगी भी नहीं अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो भी। आपका वही जो 10th और 9th के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, ठीक है। हो सकता है आधार कार्ड में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ हो, आप जन्मदिन किसी और दिन मनाते हो, मार्कशीट में कोई और लिखा हो और रजिस्ट्रेशन किसी और डेट ऑफ बर्थ से हुई हो, तो इसमें इन सब में वैलिड कौन सी मानी जाएगी, जिस डेट ऑफ बर्थ से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। नेम की बात करें तो नेम का जैसे राहुल कुमार द्विवेदी है तो राहुल और कुमार के बीच में भी गैप देना होगा और कुमार और द्विवेदी के बीच में भी आपको गैप देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, बट आपको नहीं, कलर चेंज करूँगा तो फिर आपको लगेगा कि सर ने दूसरा कलर सेलेक्ट किया। हम कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, डार्क ब्लू ठीक रहेगा, ठीक, ओके। तो अब फॉर्म भरेंगे, आपको ब्लू या ब्लैक दोनों पेन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम अगर लिखने की बात आ रही है तो नेम आप लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल मैं एक नाम लिख रहा हूँ, राहुल, ब्लॉक लेटर में लिखना है आपको, ब्लॉक लेटर में लिखना है, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको मिटाने का चांस नहीं रहेगा, बट आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको थोड़ा सा आप सही से करें। तो यहाँ पे हम आते हैं, राहुल, बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, राहुल। अब कुमार लिखना है तो यहाँ पे गैप छोड़ेंगे फिर कुमार लिखेंगे, कुमार, और फिर गैप देके DWIVEDI, ठीक है। इस तरीके से नेम आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। फादर का नेम अगर आपका OP पांडे है तो आप यहाँ पे OP अलग अलग लिखेंगे, जैसे O और बीच में गैप फिर P, फिर बीच में गैप, फिर आप यहाँ पे पांडे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने भर दी। मदर के नेम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, अगर सिंगल नेम है तो सिंगल, यहाँ पे सैल्यूटेशन आपको नहीं लगाना है, मिस्टर, श्री, श्रीमान, इस तरीके से चीज़ों को नहीं लगानी है। और मदर के नेम भी आप इस तरीके से, मान लीजिए आपका सिंगल नेम है तो आप इस तरीके से मदर का नेम लिख लीजिए, इसमें भी श्रीमती वगैरह नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आते हैं सेक्स ऑप्शन में कैसे सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। एक ऑप्शन ट्रांसजेंडर का है, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, बट ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप होते हैं उनमें ज़रूर ऑप्शन रहता है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप उनको बता के, जब भी आप जिनका ऑनलाइन भी फिलअप होना है वहाँ पे बता के आप चेंज करवा सकते हैं। और अगर नहीं है तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप एक थर्ड ब्लॉक बना के, यानी यहाँ पर एक थर्ड ब्लॉक बना के भी आप उसमें 3 लिख सकते हैं, बट वो ट्रांसजेंडर के लिए होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ इतना नहीं करना, आपको 1 2 की बात है। तो आप मान लीजिए अगर आप मेल हैं तो क्या करना है आपको, इस मेल वाले बॉक्स को यहाँ से मेल वाले बॉक्स को ऐसे ऐसे क्रॉस कर देना है, क्लियर, ठीक है। एरिया टू विच कैंडिडेट रिसाइड, कौन से एरिया में रहते हैं। तो अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो सही ऑप्शन है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। अगर आप मेल हैं तो मेल में क्रॉस लगाना है। एरिया आप टू विच कैंडिडेट रिसाइड, कौन से एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं। अर्बन एरिया में रहते हैं आप तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे, ठीक है। कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, कौन सी कैटेगरी है, आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप जनरल वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्रॉस करेंगे। क्रॉस आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा थोड़ा बाहर चला जाता है क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरीके का पेन यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम। डिसेबिलिटी स्टेटस अगर कोई है तो आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर डिसेबिलिटी स्टेटस नहीं है तो आप यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। नन, आप इसको करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और अगर आप क्रॉस करना भूल जाते हैं और आप डिसेबल हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, बट आपको जब आप सील साइन लेने जाएंगे या जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आप OBC से हैं और क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर इस तरीके से जो डिफ्रेंशिएट होता है OBC में, अगर उससे हैं तो फिर आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे एक OBC की कैटेगरी डिफाइन की गई है जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो भी OBC कैटेगरी के बच्चे हैं उनको पता होगा कि वो अपने पापा से पूछ सकते हैं कि वो उस जो डू यू बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी, अगर OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से हैं, और OBC किस प्रकार की OBC है, मतलब आपका क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है
या ओबीसी नेम क्या है, यहाँ पर आपको उसको लिखना होगा, आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने ओबीसी का ऑप्शन जैसे 6B है, 6 का ही ऑप्शन है, 6A ऑप्शन यहाँ पे भरा आपने और 6B ऑप्शन यहाँ पे आपको भरना है। अगर ओबीसी से हैं तो ठीक है, ओबीसी से हैं यस सेलेक्ट कर लिए, ओबीसी से नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में अलग से 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे जो आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम इसमें नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एड्रेस लिखना है। आपका नाम ऊपर से ले लिया जाएगा, आपको सिर्फ अपना एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस कैसे लिखना है इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपके मकान का नंबर है 112/7, तो आपको लिखना है 112 बटे लिखना है, तो यहाँ पे बटे लिखना है और फिर यहाँ पे 7 लिखना है, क्लियर, इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कि नयापुर, तो NAYA और पुर अलग है, नयापुर अलग है तो PUR, और नयापुर एक ही है तो एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर आपको बाकी चीज़ें लिखनी है तो आप आगे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे लिखिए DIST और फिर यहाँ पे गैप छोड़िए, फिर यहाँ पे लिखिए SINGAURLI, ठीक है। अपना स्टेट लिखना है तो आप स्टेट ऑलरेडी आपने बता दिया है, तो स्टेट यहाँ पर अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपको ब्लॉक डालना है तो आप यहाँ पे ब्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूअस बॉक्स है, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट किया, आपने यहाँ लिखा BLOCK, आपको ब्लॉक लिखना है, तो यहाँ पे आपका स्पेलिंग आ रहा है WAIDH, अब आगे छूट गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आगे भी DHAN, वैढन, है ना। तो ये कंटिन्यूअस बॉक्स है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस तरीके से अपना एड्रेस लिख सकते हैं। पिन कोड आपको जरूर लिखना है, ठीक है। पिन कोड जैसे 486892, आपको पिन कोड यहाँ पर क्लियर कट में यहाँ पे डालना है, क्लियर। अब नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, अब स्कूल का जब आप लिखेंगे एड्रेस तो वहाँ पे स्कूल का नेम आपको लिखना है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए DPS, जो भी इस जगह का नाम है आपका, जैसे विंध्य नगर है तो आप यहाँ पे विंध्य नगर आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अब देखिए DPS विंध्य नगर, DPS एक साथ था, गैप था, विंध्य नगर था और आगे भी है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंगरौली, तो यहाँ पे आप गैप देके सिंगरौली लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ब्लॉक लिखना है तो ब्लॉक लिख लीजिए, आपको तहसील लिखना है तो आप TQ लिख के फिर आके सिंगरौली लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको जगह बचती है तो आप अपने स्टेट का भी नाम लिख सकते हैं, बट जगह बचती है तो अगर नहीं लिखते हैं तो भी आपका चलेगा, ठीक है। और पिन कोड यहाँ पे फिर से मेंशन करना आपको यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो पिन कोड भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन विच स्टडिंग इन क्लास 10th, कौन आपका जो इंस्टीट्यूशन है, पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, पिन कोड जैसे 486892, ठीक है। और आते हैं टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन विच स्टडिंग क्लास 10th, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, लोकल बॉडी है तो लोकल बॉडी, प्राइवेट एडेड है, प्राइवेट अनएडेड है। तो ये बात कुछ लोगों को पता नहीं होगी कि मेरी स्कूल प्राइवेट एडेड है या प्राइवेट अनएडेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको अपने स्कूल से पूछना होगा कि प्राइवेट एडेड है या प्राइवेट अनएडेड है। तो अगर प्राइवेट एडेड आपके जो टीचर है वो बताते हैं तो आपको यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेना है, ठीक है। एरिया इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, अगर रूरल है तो आपको रूरल क्रॉस कर लेना है, अगर है तो जो है उसको क्रॉस करना है। नवोदय विद्यालय से पढ़ते हैं, यस नो, तो इफ़ यस राइट 1, इफ़ नो राइट 2, तो राइट 2 हमने कर दिया, हम नहीं पढ़ते नवोदय विद्यालय से, तो यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। इफ़ यस राइट 1 फॉर केंद्रीय विद्यालय एंड 2 फॉर
नवोदय विद्यालय, बट ये ऑप्शन अभी हमको कुछ भी नहीं करना, हम नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं करना। और अगर पढ़ते हैं, अगर हमने पढ़ते हैं सेलेक्ट किया होता, अगर 1 सेलेक्ट किया होता, तो फिर से हमको इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन क्रॉस करना पड़ जाता, क्योंकि या तो हम नवोदय में पढ़ते या तो हम केंद्रीय में पढ़ते। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट स्टेट लेवल, कौन सा मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जो नेशनल लेवल है, जो NCERT जो लेवल होगा एग्जाम, जो सेकेंड स्टेज होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर होता है मेनली। ठीक है, और अब नया सिस्टम हो तो अलग बात है, वैसे आप लिख सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया है तो आपको ऑप्शन भरने में क्या दिक्कत है, आप अपनी भाषा को सेलेक्ट कीजिए। और स्टेट लेवल में आपको सभी भाषाओं में पेपर मिलेगा, स्टेट अपने अपने, और इसका जो कोड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए, आपका ये इन लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स होंगे, असमी, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, जैसे मोस्टली बच्चे अगर देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो 13 कोड है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे अगर इंग्लिश में देना है तो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है कोड। तो 2 कोड हैं 13, तो हम यहाँ पे 13 कैसे लिखेंगे, 13 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ये हो गया 13। और NCERT लेवल पे भी हम किस में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, तो 13। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ाई कर रहे हैं वो इंग्लिश में देना चाहेंगे, और जो हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी में। फादर की एजुकेशन और मदर की एजुकेशन, यानी ब्लॉक नंबर 13 और ब्लॉक नंबर 15। तो चलिए हम यहाँ पे इसका भी कोड बता देते हैं, क्या कोड है फादर के एजुकेशन का। एजुकेशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो आपको ये कुछ कोड दिए गए हैं, ये रहा बगल में। ठीक है, मीडियम के बगल में, एजुकेशन ऑफ फादर और मदर रिफर टू आइटम नंबर 13 एंड 15। अगर कोई एजुकेशन नहीं ली है तो 1, अगर अब प्राइमरी तक पढ़ा है तो 2, अपर प्राइमरी है तो 3, सेकेंडरी है तो 4, सीनियर सेकेंडरी है तो 5, ग्रेजुएशन है तो 6, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 7, और डॉक्टरेट यानी PhD की है तो 8, और प्रोफेशनल डिग्री यानी इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, MCA, BA, ETC किया है तो यहाँ पे 9 सेलेक्ट करना है, अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उन्होंने डिग्री कौन सी ली है, तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, 6 तक पढ़ाई की है, तो आप 6 डालेंगे। अगर आपके पिताजी ने इंजीनियरिंग की है तो 9 डालेंगे। लॉ पढ़ा है यानी LLB की है तो 9 डालेंगे, यानी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास। मेडिसिन की यानी अगर वो डॉक्टर है तो 9 डालेंगे। अगर उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई MCA किया है, ठीक है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर किया है तो भी वो यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री में काउंट होगा। BA किया है तो भी प्रोफेशनल डिग्री में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस समय देखिए ग्रेजुएशन तो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल डिग्री आ रही है तो आप 9 सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपकी सारी डिग्री आ सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि डिग्री किस प्रकार की है। पोस्ट ग्रेजुएशन और भी प्रकार की हो जाती हैं, बट जैसे BSc MSc आपकी प्रोफेशनल डिग्री में नहीं आ रही है तो आपको उनको यहाँ पे इंक्लूड जैसे इसमें नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो डिग्री यहाँ पे मेंशन की गई है, इनमें से डिग्री अगर है तो 9, अगर नहीं है तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग है और आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया तो भी कोई बुरी बात इसमें नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग भी तो ग्रेजुएशन में भी आता है अगर आप उन्होंने BTech किया है तो इतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप अगर सिंपल मैं ले लेता हूँ, मोस्टली लोगों ने ग्रेजुएशन किया होता है तो मैं 6 ऑप्शन यहाँ पे 6 कोड ले रहा हूँ। और हमने यहाँ पर फादर के एजुकेशन की जो कोड की बात की तो हमने यहाँ पर ले लिया 6 हमने सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ 6 कोड लिख लेंगे। और मदर के एजुकेशन की बात, मदर ने अगर सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई की है, ठीक है, यानी 10वीं तक अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो हम यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 4 सेलेक्ट कर लेंगे अगर उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है तो। ब्लॉक के बाहर आपका जो इंक है वो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी के लिए 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेकेंडरी के लिए हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मदर के एजुकेशन में हमने यहाँ पे सेकेंडरी लेवल यानी 10वीं तक की पढ़ाई, सेकेंडरी मतलब 10वीं होता है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं होता है, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लिया।
अब ऑक्यूपेशन पे आते हैं, यानी क्या काम करते हैं पिताजी। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने डाउट हमसे पूछा कि हम क्या डालें। तो देखिए, अगर आपके पिताजी टीचर हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो एक अच्छा प्रोफेशन है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशन, तब उनका कोड होगा 1। ठीक है, मोस्टली प्रोफेशन में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल ऑप्शन, यानी अगर किसी भी जगह पे एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग का काम करते हैं, मैनेजर हैं कहीं पे, तो 2 ऑप्शन। ठीक है, क्लर्कियल अगर ऑप्शन है तो क्लर्क हैं तो फिर 3 ऑप्शन, और बिजनेस अगर करते हैं जैसे दुकान वगैरह है या बाकी चीज़ें करते हैं तो 4 ऑप्शन। एग्रीकल्चर फिशरीज़ का अगर यहाँ पर हम बात करें तो बहुत से बच्चों के पिताजी एग्रीकल्चर विभाग में होते हैं, फिशरीज में होते हैं, तो 5 ऑप्शन। प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 6 ऑप्शन, और ऑपरेटर एंड लेबर्स की बात करें तो 7 ऑप्शन। नॉट एम्प्लॉयड तो यहाँ पर 8 ऑप्शन। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्राइवेट काम भी करते हैं, उतना रिकॉग्नाइज्ड वर्क नहीं है, तो आप इसमें नॉट एम्प्लॉयड में डाल सकते हैं, यानी दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। ओके, सो उसको आप नॉट एम्प्लॉयड में कर सकते हैं। मान लीजिए छोटा मोटा 10,000 15,000 का काम करते हैं तो आप उसको नॉट एम्प्लॉयड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का है तो प्रोफेशनल हो जाएगा। प्रोफेशनल में भी आप कैटेगरीज जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बच्चे ने हमसे पूछा था, टीचर है मेरे पिताजी, तो टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पर वो प्रोफेशन ऑप्शन, प्रोफेशनल जो है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी प्रोफेशनल जॉब है। ठीक है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव लाइक कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें उनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वहाँ पे आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लर्क हैं तो 3 ऑप्शन। ठीक है, और कोई बिजनेस करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए टीचर हैं आपके पिताजी, तो यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ गया, फादर का ऑक्यूपेशन 1 सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। और मोस्ट ऑफ दी जो मदर होती हैं वो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो हाउस वाइफ्स वाले केस में भी हम यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे क्योंकि वो अलग से एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता, बट एम्प्लॉयमेंट से बड़ा काम होता है बट माना नहीं जाता। तो यहाँ पर शायद आई थिंक ऑप्शन क्या था, 8 ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे मदर के ऑक्यूपेशन में अगर हाउस वाइफ हैं तो हम 8 सेलेक्ट करेंगे। बाकी जैसा मैंने फादर का बताया था सेम वही ऑक्यूपेशन की कोड मदर के लिए भी यहाँ पर वैलिड होते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर लिविंग इन द हाउस। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाता है। उसमें बच्चों ने पूछा कि मुझे खुद को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो अगर खुद को इंक्लूड करना है, मतलब करना ही करना है। जैसे मान लीजिए आप अगर लड़के हैं, आपका एक भाई है और एक बहन है, तो एक ही भाई है आपके अलावा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर लिविंग इन द हाउस। तो इसमें तो खुद को भी काउंट करना है और अच्छा, यहाँ पे पिताजी और माताजी और आपके जो ब्लड रिलेशन वाले जो भाई बहन हैं, सिर्फ उनको काउंट करना है। आपके कज़न ब्रदर्स को काउंट इसमें नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी अपनी मम्मी के से ही एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है, तो आप यहाँ पे टोटल आप लोग 3 हो गए, 2 भाई एक बहन और एक मम्मी पापा, तो यहाँ पे टोटल 5 हो गए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम नंबर ऑफ ब्रदर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ ब्रदर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 0-2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सिस्टर्स की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिस्टर यहाँ पे 0-1 हो जाएगा। फिर इसमें आपसे एक अगला पूछा गया, एट व्हाट नंबर इज द कैंडिडेट एमंग हिज हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कौन सा नंबर है आपका आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स में से। तो आप सबसे पहले नंबर पे आते थे, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना हैगा, यहाँ पे आपको 0-1 सेलेक्ट करना होगा कि आप सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं, आप सबसे बड़े हैं उनमें, तो आपको यहाँ पर 0-1 सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है। तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको तो अप टू 2 लाख, वैसे EWS कैटेगरी में अप टू 3 लाख भी है, 5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा उसको क्या है, आपकी जो भी इनकम है, मान लीजिए कि 2 लाख से कम इनकम है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 2 लाख से 3 लाख में है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका 3 लाख से 5 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख से 10 लाख, और फिफ्थ ऑप्शन है मोर देन 10 लाख। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है। एनुअल इनकम की बात हो रही है, मंथली इनकम नहीं। तो अगर एनुअल इनकम इससे कम है, तो जो कि मोस्टली बच्चों की होती, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 1, यानी 2 लाख रुपए तक ही सालाना इनकम है। तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन क्रॉस कर लेना है कि ये ऑप्शन हमारे लिए सही है।
टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो आप इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे एसटीडी कोड, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 5 डिजिट का कोड होता है, तो अगर है तो आप लिखेंगे 07805 सिंगरौली का कोड है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर कोई और कोई फ़ोन नंबर है आपका तो यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, बट मोस्टली फ़ोन नंबर नहीं होता तो आप इस कॉलम को कंपलसरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट ईमेल एड्रेस आपको कंपलसरी लिखना है, ईमेल एड्रेस आपको कंपलसरी लिखना है, तो आपको इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है। इसलिए अगर आप A4 पेज प्रिंट करवाएंगे तो आप इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे, तो आप लीगल पेज पे ही प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। oexamcenter@gmail.com, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का ईमेल आईडी है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी जो आप जो चलाते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकें, ठीक है। और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो कितने ब्लॉक हैं पहले काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक हैं, तो आपको इसमें कोड नहीं लगाना। अगर 12 ब्लॉक हैं तो आपको कोड भी लगाना है। तो यहाँ पे आपके 10 ब्लॉक हैं, तो आप 10 ब्लॉक का अपना मोबाइल नंबर लिखिए, 9424563824 आपका ओईसी ऑफिस का नंबर है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक जो लास्ट पोर्शन आता है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या किसी गैजेट ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर आपके पास में है आपकी स्कूल, तो अपने प्रिंसिपल से भरवाइए, अगर नहीं है तो किसी भी गैजेट ऑफिसर से, मैंने आपको बताया था, वहाँ से आप इसको फिलअप करवा सकते हैं। मास्टर मिस अपना नाम यहाँ पे क्या है तो वो लिखेंगे, बच्चे का नाम। तो कभी कभार क्या होता है कि आप अपना नाम खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने ऊपर नाम सेलेक्ट किया था तो वही नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, RAHUL राहुल कुमार द्विवेदी, ठीक है। तो हमने इज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशंस ही और सी, सो यहाँ पे ही है तो हम ही सेलेक्ट करेंगे। और सी हैज़ स्कोर 9th क्लास में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज में लिखेंगे, अगर CGPA SGPA में है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसा आपको ऑप्शन दिया जाएगा उस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ही हैज़ स्कोर्ड 80% मार्क्स in class 9th in annual examination. When he was promoted from class 9 to 10th, he/C यानी ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस नहीं करना आपको, यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया है। हैज स्कोर्ड हाउ मच मार्क्स, अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 500 का पेपर रहा हो, 500 का आपका पेपर रहा हो, तो 500 में उसके कितने मार्क्स आए रहे होंगे, तो लगभग यहाँ पर आपके 400 मार्क्स उन्होंने गेन किए होंगे, तब उनका 80% मार्क्स आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंट करके लिखना है टोटल मार्क्स कितने थे और उन्होंने मार्क्स कितने गेन किए। द पर्टिकुलर्स गिवन बाय हिम और हर इन द एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन वेरीफाइड एंड फाउंड इन ऑर्डर एंड मास्टर ऑब्लिक मिस, यहाँ पे अगर आप टिक मार्क नहीं करते मास्टर ऑब्लिक मिस पे भी तो भी चलेगा, बट मास्टर पे हमने टिक मार्क कर लिया। या फिर आप क्रॉस कर सकते हैं, मिस जैसे है तो मिस को आप क्रॉस कर दीजिए, मास्टर बस बचा रह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि आपने ऊपर जेंडर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, अगर आप यहाँ पे फिर से नाम लिखाएगा जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखा जाएगा, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, राहुल कुमार द्विवेदी। अब यहाँ पे देखिए हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे अलग से फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये सर्टिफाइड देना पड़ेगा, बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी एज पर द रिकॉर्ड मेंटेन इन द इंस्टीट्यूशन टू बी फिल्ड बाई SC ST कैंडिडेट्स ओनली। तो अगर बिलोंग करते हैं तो, बट यहाँ पे नहीं बिलोंग करते हैं तो ये वाला ब्लॉक आप स्कूल को क्या करना है, इसको खाली छोड़ना होगा। जैसे हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं लिखना होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो इस चीज़ को खाली छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था। अगर कोई और कैटेगरी सेलेक्ट किए होते तो फिर हमको ये चीज़ सेलेक्ट करना पड़ता। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। मान लीजिए अगर आप भर रहे हैं फॉर्म 28 अक्टूबर को, तो यहाँ पे आप अपना डेट लिख दीजिए और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी
सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर हमेशा जहाँ पे लिखा होता है उसके ऊपर करना होता है, तो हम यहाँ पे ऊपर सिग्नेचर इस तरीके से आपको सिग्नेचर रनिंग हैंड में कर देना है। सिग्नेचर आपका ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर हमेशा स्मॉल लेटर में और रनिंग हैंड में होना चाहिए। फिर यहाँ पे हेडमास्टर का सिग्नेचर हो जाएगा और या फिर गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर हो जाएगा, लेकिन दोनों की जिसका भी आप करवाएंगे आपको यहाँ पे सील लेना ज़रूरी है। और एक बात याद रखिएगा, फ़ोटो पे भी आपको यहाँ पर उनका सील लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होगा। और ये सारी डिटेल्स थी। और फिर से संस्था प्रमुख के लिए यहाँ पे अलग से चीज़ दी गई है, इसको भी आपको भरवाना है कि श्री कुमारी ये विद्यालय संस्था की नियमित विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा जो स्टूडेंट है, जैसे हमने राहुल सेलेक्ट किया था, राहुल कुमार द्विवेदी। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद नियमित विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी ने कक्षा 9वीं में कितने प्रतिशत, ये फिर वही डाटा है ना। तो अगर हिंदी में भरना है तो हिंदी से, इंग्लिश से भरना है तो इंग्लिश से, तो जो भी सही लगता है वो आप भर सकते हैं। हालांकि दोनों जगह अगर आप भर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप 80% अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी ने कुल इतने अंक प्राप्त किए। यहाँ पे जैसे कि इसने नहीं दिया हुआ है कितना यहाँ पे, तो फिर से आप यहाँ पे 400 जैसे सेलेक्ट करना है तो 400 लिख सकते हैं, या फिर इसको खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। विद्यार्थी के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, और अगर पिछड़ा वर्ग या किसी गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिख के, फिर दिनांक लिख के, और संस्था प्रमुख के जो हस्ताक्षर, जो प्रिंसिपल हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, ठीक है, आपको करवाना होगा। और यहाँ पे दिनांक भी लिखनी है, डेट आपको लिखनी है जिस दिन आप करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर, यानी आप बच्चे को खुद का अपना हस्ताक्षर इस तरीके से करना होगा। और संकुल प्राचार्य जैसे कई सारी जो स्कूल्स होती हैं उनका उनके कई प्राचार्य होते हैं, मतलब हर स्कूल का प्राचार्य होता है, उनमें से कोई एक जो सीनियर मोस्ट होता है उसको संकुल का प्राचार्य बनाना होता है, जहाँ पर सभी स्कूल का जो डाटा होता है वो इकट्ठा होता है और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं, सारी चीज़ों को जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं एक स्कूल में वो संकुल प्राचार्य के थ्रू ही ऑर्गेनाइज होती हैं। तो आपको अपने स्कूल से पता करना होगा कि आपके संकुल प्राचार्य कौन है। वैसे आपको क्या करना चाहिए कि सभी फॉर्म इकट्ठा करके, स्कूल वाले बहुत सारे स्कूल वाले खुद भरवाते हैं तो खुद करवा देंगे आपका काम, बट अगर नहीं करवाते हैं तो फिर ये काम आपको खुद करना होगा। आप पूछेंगे उनसे कि बताइए संकुल प्राचार्य कौन है, तो आपको बताएंगे कि संकुल प्राचार्य कौन है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आपको जाना है वहाँ पे उनके सिग्नेचर और साथ में सील उनके भी ले लेने हैं, संकुल प्राचार्य की सील भी आपको यहाँ से ले लेनी है। फिर आप इसको अगर मध्य प्रदेश से हैं तो आपको इस फॉर्म को लेके MP ऑनलाइन वाले के पास जाना होगा और फिर आप अपना पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिर भरवा सकते हैं, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन कोई अलग से चार्ज भी नहीं देना है। तो इस प्रकार से आप NTSC का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के भेजिए, और वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत भी लगती है, तो जस्ट एज अप्रिसिएशन जब अब इसको आप अप्रिसिएशन कर सकते हैं और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी जो भी समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाएं और फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप NTSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे कई सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, और NTSC से रिलेटेड सारे अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम अपने चैनल पर आपको कई सारे स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइबर्स।